आज का हमारा टॉपिक है बेस प्रोबेबिलिटी फॉर के नंबर ऑफ इवेंट्स। बेस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जिसमें हम किसी ऐसे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं जो पहले हो चुका हो और हमें उसके बाद होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई हो। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, क्लाइड हैज़ अ रादर कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज कोर्सेज एंड ही स्टडीज फॉर 1/3 ऑफ हिज एग्जामिनेशन selected at random. In the past, he has passed 3/4 of his examinations for which he has studied and 1/4 of those for which he has not studied. Clyde passed his mathematics examination. Find the probability that he studied for it. तो यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्लाइड कुछ सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी करता है और कुछ के लिए नहीं करता। तो अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके लिए S और नॉट स्टडी के लिए हम लिखेंगे N। तो जब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे, यानी हम इसे ट्री डायग्राम से शो करते हैं, तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के आउटकम्स होंगे कि या तो वो स्टडी करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम करेंगे नॉट स्टडीड यानी N, और स्टडी करने की जो हमें चांसेस बताए गए हैं वो है कि 1/3 ऑफ हिज एग्जामिनेशन सिलेक्टेड एट रैंडम। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी और नॉट स्टडी के लिए होगी 2/3। इसके बाद कहा गया है इन द पास्ट ही हैज़ पास्ड 3/4 ऑफ हिज एग्जामिनेशंस फॉर विच ही हैज़ स्टडीड एंड 1/4 ऑफ दोज फॉर विच ही हैज़ नॉट स्टडीड। तो हम पास के लिए लिखेंगे P और फेल के लिए लिखेंगे F। तो इसका मतलब है कि अगर उसने स्टडी की है तो उसके पास दो आउटकम्स हो सकती हैं कि या तो वो कुछ सब्जेक्ट्स को पास कर गया और कुछ फेल हो गए। इसी तरह अगर स्टडी नहीं की तो उसमें भी हमारे पास दो आउटकम्स होंगी कि सब्जेक्ट पास हुआ या फेल हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिन सब्जेक्ट के लिए उसने स्टडी की थी उनमें से 3/4 को उसने पास किया। तो स्टडी की और पास किया तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। अगर ये 3/4 है तो इसका मतलब है कि फेल के लिए होगी 1/4, क्योंकि ये दो ही आउटकम्स हैं स्टडी के लिए, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। और अगर उसने स्टडी नहीं की है तो उसमें उसने पास किए 1/4। इसका मतलब है कि स्टडी नहीं की तो उसने पास किए 1/4 और फेल किए 3/4। तो इस तरह से हमने ट्री डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर इसकी आउटकम्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आउटकम होगी वो होगी स्टडी एंड पास्ट, तो इसे हम S इंटरसेक्शन P भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी एंड फेल, तो इसे हम लिखेंगे S इंटरसेक्शन F। नेक्स्ट है नॉट स्टडीड एंड पास, तो ये हो जाएगा N इंटरसेक्शन P, और नेक्स्ट हो जाएगा N इंटरसेक्शन फेल। प्रॉब्लम में कहा गया है क्लाइड पास्ड हिज मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडीड फॉर इट। यानी यहाँ पर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसने स्टडी की थी और हमें बताया गया है कि उसने मैथमेटिक्स का एग्जाम पास किया है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो ये इक्वल आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन P डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S। प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन P यानी जो इसका न्यूमरेटर है वो तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे अगर हम लिखें तो ये इक्वल आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन P, फार्मूला की फॉर्म में ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन S मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S। तो यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन S एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी S इंटरसेक्शन P के लिए। तो हमने यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ S नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम पास होने वाली दोनों आउटकम्स को देख लेते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो फार्मूला की फॉर्म में इसे हम इस तरह से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ P इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन S प्लस यहाँ से जो दूसरी आउटकम थी वो थी N इंटरसेक्शन P। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ N इंटरसेक्शन P। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन S इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन S
multiplied by probability of S plus probability of P given N multiplied by probability of N। और ये तमाम प्रोबेबिलिटीज़ हम ऊपर दिए गए ट्री डायग्राम में से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ P की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन P इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन S मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन S मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन N मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ N। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन S और प्रोबेबिलिटी ऑफ S क्या है, P गिवन S है 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S है 1/3। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ डालते हैं, यह आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन S जो कि हमने ऊपर लिखी है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन N क्या है, P गिवन N है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ N है 2/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1/4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6 जो कि इक्वल है 3/5 के। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन P हमने किस तरह से फाइंड आउट की। तो इसी फार्मूला की मदद से हम बाकी प्रोबेबिलिटीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर एक इवेंट पहले हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, अगर हमें बाद वाले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी गई हो तो उसे हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी जब हमारे पास 2 इवेंट्स थे। अगर हमारे पास k नंबर ऑफ इवेंट्स हों तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम इसे जनरलाइज करते हैं जिसे हम कहते हैं बेस फार्मूला। यानी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं ऐसे इवेंट की जो पहले हो चुका हो और उसके बाद वाले इवेंट्स हमें गिवन हो, तो उसके लिए हमारे पास है कि अगर S एक सैम्पल स्पेस है और उसकी पार्टीशन में हमें सबसेट्स दिए गए हैं S1 S2 से Sk तक, यानी k नंबर ऑफ इवेंट्स में वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो रहा है और S उसकी टोटल सैम्पल स्पेस है। तो इस केस में अगर कोई इवेंट A है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और किसी इवेंट Si की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Si मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ Si, इस प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे तमाम इवेंट्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ के सम के साथ। तो यहाँ से हमें एक स्पेसिफिक इवेंट Si की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसके बाद होने वाला इवेंट यानी A की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन हो। तो इसे हम कहते हैं बेस फार्मूला। इसकी मदद से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम k नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए जनरलाइज फॉर्म में बेस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बेस प्रोबेबिलिटी फॉर k नंबर ऑफ इवेंट्स।